नमस्ते। मैं राजेंद्र श्री कृष्ण भट्ट महाराष्ट्र के कोकण विभाग के ठाणे ज़िले में अंबरनाथ तहसील में बेंशेड़ करके गांव में मैं जैविक खेती करता हूं। और वहां पे 90 से मैं जैविक खेती कर रहा हूं, 32 साल हो गए। वहां पे हम लोग अभी कई कुछ सालों से प्रयास कर रहे हैं कि बिना जुताई हम कैसे खेती करें। तो उसमें से जो फसलें हैं, जो ग्रेन्स और दलहन फसलें छोड़ के बाकी की जो सब्जियां हैं, उसके लिए हम लोग मेंढ बनाते हैं और मेंढ के ऊपर फसलें लगाते हैं। तो ये जो फसलें हैं, ये फसलें एक ही बार मेंढ बना के अगर हम उसके ऊपर फसलें करेंगे तो फसलें ज़्यादा अच्छी हो जाती है। उसके बारे में हम आज जानकारी लेने वाले हैं। ये जो हमारा खेत है, एक 10 गुंठे का है, जिसके पूरब और पश्चिम की तरफ आम के झाड़ है और इसके बीच में ये 8-10 गुंठे की जगह है। वहाँ पे हमने परमानेंट एक बेड बनाने का प्रयास किया है। जो परमानेंट बेड है उसके नीचे हमने लकड़ियाँ डाली है और लकड़ियाँ डाल के लकड़ियों के ऊपर हमने खरपतवार, सूखे पत्ते, केले के झाड़, कैक्टस के प्रकार ऐसे डाल के उसके ऊपर हमारे चूल्हे की राख अगर मिल पाए तो हमें कभी कभी मिलती है, धान के छिलके की राख, तो उसमें से सिलिकॉन मिलता है। और ये राख डाल के इसके बाजू में हमने एक नाली खोदी है। जो नाली की मिट्टी हमने ये बेड के ऊपर चढ़ा दी है, मेन के ऊपर चढ़ा दी है। तो ये मेन जो अभी बन गई है वो 1.5 फीट के आसपास, 9 इंच और 9 इंच, तो 1.5 फीट के आसपास ये मेन ऊंची है। और इसके ऊपर हमने ड्रिप की लाइन लगाई है। तो ये मेन में ज़्यादा पानी जो हो जाएगा वो ज़्यादा पानी नीचे उतर के आएगा और उतर नीचे आया हुआ पानी ये नाली में जमा हो जाएगा। बरसात के मौसम में यहाँ पे जो फसलें होंगी उससे मिट्टी अगर फिसल गई तो मिट्टी भी ये नाली में जाएगी और पानी से भर जाने के बाद पानी ऊपर से चला जाएगा, मिट्टी यहीं पे रहेगी। और धीमी बारिश अगर हो गई तो ये पूरे नाली में बारिश का पानी रुक जाएगा, जिसको हम बोलते हैं जल संधारण। तो ये बेड के ऊपर हमने प्रयास किया है कि जल संधारण और मृद संधारण दोनों हो पाए। अभी इसके नीचे जो लकड़ियाँ डाली है उसका उद्देश्य ये है कि धीरे धीरे जो लकड़ियाँ है वो लकड़ियाँ धीरे धीरे गलन हो जाएगा और हमारी फसलों को खाना मिलते रहेगा। क्योंकि ज़मीन में जो सेंद्रिय कर्ब है उसके ऊपर ज़मीन के जीव जीवाणु फंगस बढ़ के उसमें से झाड़ को जो चाहिए वो खाना उपलब्ध करने की सुविधा नेचर ने बनाई है, निसर्ग ने बनाई है। तो ये जो मेंढ है, मेंढ के ऊपर हम एक बार मेंढ बना ली तो ये मेंढ एक बार बनने के बाद उसके ऊपर हम कम से कम 10 साल तो कुछ करेंगे नहीं। एक ही हम देखेंगे कि जो मेंढ के ऊपर हमने जो फसलें लगाई है वो फसलों के जड़ें हम ज़मीन में रख देंगे, फसलें ऊपर से काट देंगे उसकी उम्र होने के बाद और जड़ें ज़मीन में ही जाएगी। ये जो फसलें हम लगाएंगे इसके ऊपर जो फसलें लगाने उसमें से एक फसल होगी जो नाइट्रोजन वहाँ पे रुका देगी, तैयार करेगी। जैसे कि दलहन फसलों में है जिसके जड़ों के ऊपर नाइट्रोजन के नोड्स रहते हैं जिसको हम राइजोबियम बोलते हैं। तो ये जो राइजोबियम है वो नाइट्रोजन फिक्स करेगा। फिर ज़मीन के जो कीड़े हैं, पेस्ट है, उसको नियंत्रण रखने के लिए हमने ये बेड बनाते वक्त उसमें नीम की फली डाली है और जड़ें अच्छी बढ़ने के लिए और फसल अच्छी बढ़ने के लिए थोड़ा सा हड्डी का चूरा भी डाला है। तो यहाँ पे बाकी सब ये जो खाद है, नीम की फली होने दो, हड्डी का चूरा होने दो, वो जगह पे ही गलन होगा। और जगह पे जब गलन होगा तब
झाड़ों ने छोड़ा हुआ जो डिस्चार्ज है वो एसिडिक होता है। ये एसिड गलन होते वक्त इस्तेमाल होके यहाँ का मिट्टी का पीएच ये न्यूट्रल रहता है। अभी यहाँ पे हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो क्लाइंबर का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हम क्लाइंबिंग करने वाली बेल सब्जियाँ लगा देंगे, जो बेल सब्जियों से ऊपर तक बेल बढ़ जाएंगे। अब ये 2 लाइन के बीच में 6 फीट का फासला है। इसमें 2.5 फीट 2 फीट बेड़ है, उसके बाजू में 1 फीट की नाली है और यहाँ से चलने की जगह है जो मैं यहाँ की फसल काट सकूँगा। अभी हम वो यहाँ पे जैसे जैसे हमारा काम होते जाएगा वैसे वैसे हम लोग यहाँ पे लगाते जाएंगे और लगाते आए हैं। अभी यहाँ पे जो हमने बेड़ बनाए हैं, ये बेड़ में एक ही साथ काफ़ी फसलें वहाँ पे बढ़ेंगी। जो फसलें हैं उसमें 30 दिन की पत्ते की सब्जियां होगी। अभी यहाँ पे धनिया है। जैसे जैसे हमारा धनिया तैयार होगा, पत्तों की सब्ज़ी तैयार होगी, हम उसको निकालते जाएंगे। इसके बाजू में मूंग है जो नाइट्रोजन फिक्स करेगा। यहाँ पे काकड़ी बढ़ रही है। अभी ये जो काकड़ी लगना चालू हो गया है, उसके साथ में ये क्लाइंबर है, ये फरस भी है। तो ये नाइट्रोजन फिक्स करेगा और काकड़ी खाएगी। मूंग नाइट्रोजन फिक्स करेगा जो धनिया को सपोर्ट करेगा। उसके साथ साथ हमने ये जो मेन बनाई है, मेन के ऊपर हमने कई अलग अलग पत्तों की सब्जियां लगाई है और उसके बीच बीच में हमने ये लहसुन लगाया है। जो लहसुन की जो खुशबू आती है उससे कीड़े मकोड़े की नियंत्रण होता है। ये मूंग उभर के बाहर आने के बाद उसके बीच में हमने मूली लगाई है। साथ में यहाँ पे जो लीफी पत्ते जो है वो अलग अलग किस्म के हैं। अभी यहाँ पे ये लाइन को हमने करेला लगाया है। जो करेला बढ़ेगा, करेला बढ़ने तक काकड़ी का शायद जीवन ख़त्म हो जाएगा। तो काकड़ी शुरू हो गया और 10-15 दिन में, तब तक करेले के बढ़ोतरी होती रहेगी। तो पत्तों की सब्ज़ी मिली मुझे 30 दिन में, मूली मिली 45 दिन में, उसके साथ काकड़ी मिली 50 दिन में, 45 डेज से चालू हो गई, ख़त्म हो गई 2-2.5 महीने में। तब तक करेला चालू हो गया। और उसके साथ में हमने दूसरी तरफ उसके कुछ जगह पे बीट लगाया है, जो बीट से हमें बीट मिलेगा। और जब यहाँ की फसलें निकल जाएंगी एक एक, तो वहाँ पे दूसरा कुछ बोया जाएगा, तो जिसको हम बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। अभी ये जो मेंढ है वो इतनी लूज़ है, इतनी पोरस है कि मेरी उंगली आराम से अंदर जा रही है। तो ये यहाँ पे हवा की मात्रा काफ़ी रहेगी, ज़मीन में नमी रहेगी। इसके वजह से कोई भी जो फसलें वहाँ पे बढ़ेगी वो अच्छी तरह से बढ़ेगी। अभी ये यहाँ के जो फसलें हैं उसमें हमने आज तक उसको कुछ नियंत्रण नहीं किया। कीड़ों का कीड़े लगे ही नहीं है। थोड़े से डिसीज़ है पत्तों के ऊपर काकड़ी के। तो वो जो हमारे यहाँ पे वातावरण में जो बदलाव हो रहा है हर बार, जिसकी वजह से कभी बादल है, कभी बारिश है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, एक ही महीने में सब हो रहा है। तो हर एक लाइन में हमने अलग अलग क्लाइंबर लगाए हैं जो ज़्यादा दिन चल रहा है। जैसे कि 6 महीना चलने वाली लौकी होगी, फिर 6 महीना चलने वाली तुरई होगी,
6 महीना चलने वाला करेला होगा, उसके साथ में 2.5 महीना चलने वाला काकड़ी होगी। और नाइट्रोजन फिक्स करने की जिम्मेदारी भी निभाने के लिए मूंग और चौली जैसे 60-70 दिन में होने वाले फसलें होंगी। यहाँ पे हमने बीट लगाया है और जो प्रयास ये कर रहे हैं कि जो पत्ते हैं, पत्तों की सब्जियाँ ऊपर से काट ले और जड़ें वहीं पे रख दे, जिसके वजह से वो जड़ें वहीं पे रहेगी, शायद फिर से उभर कर वो ऊपर आएगी। तो जब आएंगे तब हम उसका फिर से कटिंग करेंगे। तो ये जो करते हुए आए हैं, तो यहाँ पे जो जड़ें वहीं पे रह जाएगी, जिसकी वजह से ज़मीन की उर्वरकता अच्छी तरह से बढ़ती जाएगी। अभी यहाँ पे पालक है, तो ये हर बार जो हम लोग करेंगे इसमें रिले क्रॉपिंग भी करेंगे। और मेन जो है एक बार बना के रखी है। अभी मेन में जो मिट्टी नीचे नाली में उतर के आएगी, वो नाली की मिट्टी फिर से उठा के हम लोग बेड के ऊपर डाल देंगे और यहाँ पे रिले क्रॉपिंग होता रहेगा। तो जो कल्टीवेशन है, हमें यहाँ पे कुछ जुताई करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, इसकी जो लकड़ियाँ है वो हमारे खेत की है। इसमें जो धागा इस्तेमाल किया है, ये धागा जो है कम से कम 4 साल चलने वाला है। इसकी जो लोखंड की तार है वो टाटा की है, वो 10 साल चलने वाली है। अभी ये हमारा पूरा होने के बाद अब हम यहाँ पे नया लगा रहे हैं, जिसमें हमने अलग अलग बीज डाले हैं। तो जो काकड़ी हमारे पहले 1.5 महीने की हो गई है, तो फिर से काकड़ी डाली है। अब ये दलहन फसलें में चौली है जो नाइट्रोजन फिक्स करेगी और ऊपर उसका दाना मिलेगा। साथ में यहाँ पे आप देख रहे हो कि लीफी वेजिटेबल, पत्तों की सब्जियों की बीज अभी निकल रहे हैं। ये जो मेंढ है, मेंढ में चलने के लिए, फसल निकालने के लिए और फसलों के लिए जगह है। अभी ये जो दूसरे वाले बेड है, मेंढ हमने बनाई है, उसके ऊपर हम और एक प्रयास करने वाले हैं कि जिसमें ये मेंढ के ऊपर एक तरफ से क्लाइंबर बढ़ेंगे, वेल सब्जियाँ बढ़ेगी। तो वेल सब्जियाँ बढ़ेगी, इसके ऊपर जाएगी, यहाँ पे वेल सब्जियाँ जाएगी। और ये जो है, इस तरफ हम बेल की सब्जियाँ लगा देंगे, इस तरफ पत्तों की सब्जियाँ लगाएंगे और इस तरफ हम जिसको जितनी जगह चाहिए वो देखते हुए 3-3 फीट पे बैंगन लगाएंगे। बैंगन के बीच में जो 3 फीट का फासला है, उसमें टमाटर लगाएंगे। तो एक बेड पे ऊपर बैंगन होगा, दूसरे बेड के ऊपर मिर्ची होगी, तीसरे बेड के ऊपर सिर्फ टमाटर होगा। साथ में ये जो बैंगन है, बैंगन कम से कम 2 साल तो आराम से, काफ़ी आराम से बैंगन मिलने वाला है। मिर्ची जो रहेगी 1 साल तक मिर्ची आती रहेगी। टमाटर का तो 3-4 महीने में टमाटर ख़त्म होगा। और वो जैसे जैसे अभी फरवरी महीना ख़त्म हो गया, मार्च महीना चालू है, तो मार्च में हम अभी जो फसलें लगाएंगे वो समझो क्लाइंबर फसलें, करेला है, वो मई में चालू हो जाएगा। तो मई से वो जुलाई तक आराम से हमें करेला देता रहेगा। और ये करेला, वो पहला वाला अभी दिख रहा है, वो पहले वाला टमाटर का झाड़ जो है वो बढ़ गया है। तो ये जो है बरसात में इसका पानी नीचे निकलने वाला है, तो बरसात में भी ये यहाँ पे अच्छी तरह से सब्जियाँ हो जाएगी। अभी यहाँ पे एक दिक्कत आती है कि चूहे ज़रा काफ़ी बढ़ जाते हैं, लेकिन उसके चूहों का बंदोबस्त हम नाले में पानी भर देंगे तो चूहों का बंदोबस्त शायद हो जाएगा, और होता भी है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर के ऊपर बार बार मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, जुताई करने की ज़रूरत नहीं।
और इसमें से फसलें हर बार हमें नए मिलती रहेंगी। जो नए फसलें मिलती रहेंगी और हम लगाते रहेंगे और उसके जड़ें ज़मीन पे सुखा रख देंगे तो वो ज़मीन में गलन हो जाएगी, तो ज़मीन की उर्वरकता रहती रहेगी, उसमें खाद बनेगा। और साथ में वहाँ पे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट, इसके लिए हम बीच बीच में ट्रैप क्रॉप जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि गेंदा होगा, अंबाड़ी होगी, राई होगी, सीज़न के अनुसार हम वहाँ पे लगाते जाएंगे। और ये लगाते हुए इस जो सिस्टम है, ये सिस्टम से हमें बिना जुताई के पूरे साल के सब मौसम में कुछ ना कुछ वो ऋतु के अनुसार लगाए हुए सब्जियां मिलती रहेंगी। फिर हम उसके कुछ झाड़ छोड़ देंगे जिससे हमारे बीज बन जाएंगे, कुछ फलें छोड़ देंगे जिससे हमारे बीज होंगे। ये सब जो लगाए हैं वो सब ओपी वैरायटी यानी देसी वैरायटी है। कुछ यूनिवर्सिटी ने डेवलप की हुई, सिलेक्शन की हुई वैरायटी है, कुछ पूसा की है, कुछ अर्का की है। और इस तरह से हम काम करेंगे तो हमारी मेहनत कम हो जाएगी और वातावरण के बदलाव से कुछ फसल गई तो भी ये सात आठ फसलों में से कुछ ना कुछ तो फसल मुझे मिलती रहेगी। और ये जो मैं पानी दे रहा हूँ वही पानी में 6 फसलें हो जाएगी, 7 फसलें हो जाएगी, तो जिसको हम बोलेंगे पानी की उत्पादकता। तो पानी की उत्पादकता भी बढ़ेगी और पानी की उत्पादकता बढ़ते हुए वही पानी में, वही आदमी में, उतनी ही जगह में हमारी कम से कम 6 फसलें, 7 फसलें आती रहेंगी। तो हमें मुनाफा और दूसरा हमारे घर की ज़रूरतें अच्छी तरह से पूरी हो जाएंगी और फ्रेश ताज़ा हम निकाल के आजू बाजू के लोगों को भी दे पाएंगे। और ये पूरा जैविक है, जिसके अंदर हमने केमिकल इस्तेमाल नहीं किया है। हम गए 32 साल से केमिकल इस्तेमाल नहीं कर रहे। और कीड़ा नियंत्रण का कीड़ों का जो प्रकोप होगा वो प्रकोप नियंत्रण करने के लिए ट्रैप क्रॉप है और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी जैसे कि एकात्मिक कीड़ा नियंत्रण का प्रयास यहाँ पे रहता है। तो ये जो है, ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझा होगा और समझने के बाद आप ऐसा प्रयास करोगे जिसके वजह से आपकी भी तरक्की होगी, ज़मीन की भी तरक्की होगी और हमें अच्छी तरह से बिना केमिकल का खाना मिलता रहेगा और वातावरण भी सुरक्षित होगा, अन्न भी सुरक्षित होगा। आपके सुझाव ज़रूर भेजिए। धन्यवाद।